सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पदभार संभालने के बाद से ही एक्शन में है। उन्होंने कहा कि कल विभाग के मामले को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो जरूर उनकी तरफ से की जाएगी। लंबे वक्त से चल रहे हड़ताल की वजह से कई मामले जो हैं इस वक्त लंबित हैं और स्पेशल ड्राइव चलाकर इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अभी कल हमें बैठना है, फिर विभाग किस परिस्थिति में है, क्या क्या अभी काम करना है, कल हम उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक मैंने सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिया है कि जो अभी हड़ताल लंबे समय से चल रहा था तो बहुत मामला म्यूटेशन का, परिमार्जन का काफी लंबित है और उस लंबित मामले को स्पेशल ड्राइव चला करके कैसे जल्द से जल्द लोगों को और उसका काम पूरा कर सकें, इसका जो है पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है जिससे कि आम जनता को तुरंत सुविधा प्राप्त हो। और बड़ी खबर रक्सौल से आ रही है, जहां नकली तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई की गई है। डीएस ग्रुप की शिकायत के बाद से पान मंडी में छापेमारी की गई और छापेमारी में नकली तंबाकू बरामद किया गया है। 663 पाउच, कई टीन और अन्य सामग्री इस दौरान बरामद हुई है। नोएडा से पहुंचे कंपनी अधिकारी ने जांच की और जांच में दुकानों पर बिक रहे उत्पाद नकली पाए गए हैं। प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत कुमार सिंह के निर्देश के बाद ये कार्रवाई होती है और कारोबारी विनय कुमार को हिरासत में लिया गया है। ये वो बरामदगी है जैसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछताछ जारी है। नकली सामान सप्लाई नेटवर्क को फिलहाल खंगालने में पुलिस जुट गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अश्लील, जातिगत और रंगदारी वाले गानों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे गानों से समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की मांग की। कलाकारों ने समाज हित में पारिवारिक और संस्कारी गीतों को बढ़ावा देने की अपील की है। एकदम घातक है समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अभी के डेट में कोई अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। अभी कौन सा गाना बज रहा है, वो मंत्री बने हुए हैं और खास करके बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद महाजन जी, तो उनको प्रमोद चंद्रवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। आप बढ़िया से इसको गहन से एक बार सोचिए क्या बज रहा है। अब इसको दोषी एक आदमी थोड़ी ही जिम्मेदार होता है, इसमें सभी आदमी दोषी, सुनने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, इसको रिलीज करने वाले। पहले अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद। आप मानते हैं कि इससे समाज में जो फैल रहा है? बिल्कुल भी लगातार जातिगत गाना आ रहा है। ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। और आइए अब आपको कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अश्लील और फूहड़ गानों को समाप्त करने की बात कही है। पूरा देखेंगे तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। बिहार खास करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा। बीच के क्रम में कुछ ऐसे लोग जो अश्लील गाना और फूहड़ गाने जो बजा करके समाज में जो उन्होंने दूषित किया है, उसको सबसे पहला हम ठीक करेंगे, समाप्त किया जाएगा। अश्लील गाने उसको ठीक करेंगे। अभी तुरंत कह दें कि ऐसा करेंगे नहीं, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि कला और संस्कृति ऐसा चीज है जो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन को ठीक रखता है। तो कला संस्कृति ऐसा नहीं है कि हम ऐसे गाना गाएं जिसके कारण किसी का मन खराब हो। खबर मोतिहारी से, जहां बापूधाम रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। एक व्यक्ति को इस दौरान हिरासत में लिया गया। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज करते हुए नाबालिग बच्चों से जब बातचीत की तो ये जानकारी मिली कि सभी नाबालिग बच्चों को मोतिहारी के चांदमारी होटल में रखा गया था और उन्हें पढ़ने के नाम पर ले जाया गया। उनको भागलपुर ले जाने की तैयार थी। वहीं बच्चों को ले जाने वाले शख्स फोन्सिस
क्रिस्पोटा रांची का रहने वाला बताया गया है। सभी बच्चे आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। किसी भी बच्चे के पास कोई पहचान पत्र नहीं पाया गया। वैसी स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन को बच्चा सौंपा गया है और जीआरपी इस मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आदिवासी समाज से आने वाले नाबालिग बच्चों को संभवतः धर्म परिवर्तन करने के मकसद से भागलपुर ले जाने की तैयारी थी। है और आरपीएफ है, वो लोग 21 बच्चों को रेस्क्यू किया था और अभी के लिए हमें दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। क्या मामला है? बच्चे को रेस्क्यू आखिर क्यों किया गया है? कोई शिकायत वगैरह मिली थी या बच्चे की तस्करी की जा रही थी? वो तो अनुसंधान में आएगा। उन लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे हॉस्टल में रहते थे और उसको बिना लाइसेंस के हॉस्टल में रख करके और उसको पढ़ाने का काम कर रहे थे। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुए गोलीकांड में घायल नगर सभापति राजकुमार गुट्टू की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। उनके निधन की खबर मिलते ही सुल्तानगंज में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। स्थानीय लोगों ने राजकुमार गुट्टू की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके। चिकन नेक के मोहानी और नेपाल और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे किशनगंज के पोठिया में सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है और सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110 एकड़ जमीन का भी चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी है और सीआईएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर खुलने के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी अभेद्य होने वाली है। देखिए किशनगंज से ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड की। नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इस इलाके में अभी तो खेती बाड़ी हो रही है, दूर दूर तक खेतों में वीरानी पसरी है। लेकिन जल्द ये पूरा इलाका विकास की नई इबारत लिखने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। महानंदा नदी के किनारे 110 एकड़ की जमीन पर सीआईएसएफ सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल की चौहद्दी से घिरा किशनगंज और किशनगंज का यह पोठिया प्रखंड है। तस्वीर दरअसल पोठिया प्रखंड का है और बता दें कि इसी जमीन पर जो है 110 एकड़ जमीन है और इसी जमीन पर जो है सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है। सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो विभागीय निर्देशानुसार करीब पोठिया अंचल अंतर्गत बुढ़नई पंचायत है, उसके तहत उसके अंतर्गत करीब 110 एकड़ 110.12 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है और उसका प्रपोजल भी हम लोगों ने अपने स्तर से भेज दिया है। पश्चिम बंगाल की चौहद्दी से घिरा पोठिया, जहां एक तरफ नेपाल की खुली सीमा लगती है, वहीं बांग्लादेश का बॉर्डर भी यहां से काफी नजदीक है। इस इलाके में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर खुलने से न सिर्फ इलाके का विकास होगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होने वाली है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय देश बांग्लादेश और देश के अंदर बंगाल और एक चिकन नेक है बंगाल में सिलीगुड़ी के पास, जबकि सबवर्सिव एक्टिविटीज बहुत प्रेशर दे रहा है। उसके सुरक्षा को देखते हुए, सामरिक दृष्टि को देखते हुए बहुत आवश्यक है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर खुलने की सुगबुगाहट से ही किशनगंज के लोग उत्साहित हैं। पोठिया में सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने के फैसले पर यहाँ के लोग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद भी दे रहे हैं। हम लोगों ने सुना कि यहाँ 110 एकड़ में
जो CISF का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो से सुना तब से ही जो मन में जो है एक तरह का उत्साह का माहौल या यहाँ के लोगों में दिखाई देता है। इसके लिए हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्मन कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। अच्छी बात है ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि अगर ट्रेनिंग सेंटर खुलता है जो हमारे ये बंगाल बॉर्डर है, ठीक है, और यहाँ से बगल में चीन वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेनिंग सेंटर खुलता है तो यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था अच्छा रहेगा। पोठिया में खुलने वाले CISF का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर क्यों अहम है? ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। ट्रेनिंग सेंटर से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। सिलीगुड़ी के समीप चिकन नेक है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। चिकन नेक पर भारत विरोधियों की नापाक नजर है। चिकन नेक को अभेद बनाने के लिए ये बड़ा फैसला है। एयरपोर्ट रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए ये सटीक जगह है। किशनगंज के पोठिया में CISF का रीजनल सेंटर खुलने के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पटना की, तो DDU से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी इस वक्त तेज हो गई है। रेलवे ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के DPR को तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा और लगभग 400 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में DDU से क्यूल तक तीसरी और चौथी लाइन, जबकि क्यूल से झाझा तक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए परियोजना को कई छोटे रेलखंडों में बांटा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, न्योरा, उसके अलावा जो है झाझा क्यूल रूट लाइन पे नई रेल लाइन जो है वो बिछाने को लेकर के DPR तैयार किया गया है। और रेलवे से जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक नई रेल लाइन की मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। और बताते चलें कि रेलवे द्वारा जो क्यूल से झाझा तक तीसरी रेल लाइन का DPR तैयार किया गया है और मंजूरी के लिए रेल बोर्ड को भेजा गया है। वहीं जो है मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दानापुर तक तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होगा। इसके अलावा पटना से फतुहा तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण होगा। और इधर हम बात करें नेवरा जो डुमरी दनियामा के रास्ते फतुहा तक चौथी रेल लाइन बिछेगी। फतुहा से क्यूल तक, जैसा हमने पहले बताया कि तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होने को लेकर के DPR तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। क्यूल से झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और बताते चले कि रेलवे से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक DDU से झाझा के बीच 17,000 करोड़ से लगभग 400 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। इससे DDU से क्यूल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन जो है वो बिछेगी, जबकि क्यूल से झाझा तक सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण किया जाना है। परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें रेलवे बोर्ड द्वारा जो है चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जा रही है। निर्माण कार्य को लेकर के सुगमता पूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए DDU से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारख, पुनारख से जो है क्यूल और क्यूल से झाझा को छोटे छोटे रेल खंड में बांटा गया है। और प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर तक 24 किलोमीटर जो है, बख्तियारपुर से पुनारख तक 30 किलोमीटर और पुनारख से क्यूल तक जो है 50 किलोमीटर की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई है। तो बताते चले कि रेल की जो है वो संख्या बढ़ रही है, लगातार रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस कारण से रेल लाइन भी जो है उसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के निर्णय लिया गया और फिर DPR तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा गया। उसमें से कुछ जो रेल रूट पे नई रेल लाइन बिछाने को लेकर के मंजूरी स्वीकृति जो है वो मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। बाकी के लिए जो रेलवे बोर्ड है वो आगे निर्णय लेगा कि किस रूट पर और कितनी किलोमीटर की लंबाई तक जो है वो तीसरी और चौथी रेल लाइन जो है वो बिछाई जाए। इसको लेकर के निर्माण कार्य जो है वो होंगे जब मंजूरी मिलेगी। तो फिलहाल अगर हम बात करें पटना से झाझा क्यूल तक जो है वो तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को लेकर स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में पूरी तरह से एक्शन में है। रोजगार और नौकरी के साथ ही सरकार अब पुलिस को भी चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। अगले महीने
बम्पर बहाली। इसी कड़ी में जून के पहले हफ्ते में सैप जवानों की ये बम्पर बहाली होने जा रही है। 15,821 पदों पर सैप की बहाली होगी और इसे लेकर पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बहाली में पूर्व सैनिकों को भी मौका हासिल होगा। दानापुर कैंट से 1 से 6 जून तक प्रमंडलवार रैलियां आयोजित हैं और इस बहाली में शामिल होने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो पूर्व सैनिकों को जो है वो बहाली होनी है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। बताते ये चलें कि 1 जून से बिहार में जो है सब जवानों की बहाली जो है वो शुरू होगी और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसका एसओपी जो है वो तैयार कर लिया गया है। बताते चलें कि पूर्व सैनिकों के साथ सेवानिवृत्त और सैनिक बल का भी जो है वो चयन होगा और ये चयन की प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। विशेष सहायक पुलिस यानी कि सैप को अनुबंध पर जो है बहाली की प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा और इन पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त और सैनिकों बलों के भी मौका जो है वो दिया जाएगा। और इसको लेकर के बिहार पुलिस ने भर्ती को लेकर के दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। साथ ही भर्ती का कैलेंडर भी जो है वो जारी कर दिया है। दानापुर कैंट में 1 से 6 जून तक जो है प्रमंडलवार रैलियां होंगी जिसमें भर्ती के इच्छुक सेवानिवृत्त सैन्य और अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं वो शामिल हो सकेंगे। और यह रैली जो है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बताते ये चले कि इसके लिए जो कैटेगरी तैयार किया गया है जिस तरह से प्रमंडल वाइज जो है जो सूचना अधिसूचना जो है दी गई है उसके मुताबिक पूर्णिया प्रमंडल में जो है पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा में जो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, नवगछिया, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1 जून को जो है वो बहाली होगी। और कोसी, मुंगेर, सारण की बात कर लें प्रमंडल की तो इसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान और गोपालगंज में 2 जून को जो है वो बहाली प्रक्रिया होगी। तिरहुत की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर में जो है वो 3 जून को बहाली प्रक्रिया होगी। गया, मगध की बात कर ले तो गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा में जो है वो 4 जून को बहाली प्रक्रिया होगी। पटना की बात करें तो पटना, नालंदा, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर में जो है 5 और 6 जून को जो है बहाली प्रक्रिया होगी। और इसको लेकर के पूरे तौर पे जो जानकारी है वो दे दी गई है। रीजनल ऑफिस जो है AWPO दानापुर कैंट के द्वारा वॉक इंटरव्यू जो है वो 26-27 के लिए लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वॉक इंटरव्यू जो है वो प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में भी जो है वो किया जाएगा। चुने गए भूतपूर्व सैनिक बलों को जो है 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर जो है वो बहाल किया जाएगा और आवश्यकता के अनुरूप जो है इनके अनुबंध को अगले वर्ष जो है विस्तृत किया जाएगा। इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई है। बताते चलें कि जो कोटिवार आरक्षण जो है वो लागू किए गए हैं इसके लिए जैसा हमने पहले बताया कि 15,821 जो है 7 जवानों की बहाली होगी। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 2,936, अनुसूचित जाति वर्ग जो है 2,688, पिछड़ा वर्ग जो है 1,525, पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 510 और कोटा रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 163 रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1582 रखा गया है। और अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें तो अनारक्षित वर्ग जो है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या जो है वो 6,417 हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15,821 पदों के लिए सैप जवानों के लिए जो है वो बहाली प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। और इसको लेकर के जो जानकारी है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम जो दर्शक हैं उनको बता रहा है कि अगर आप सेवानिवृत्त जो है वो अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए जवान रहे हों या पारामिलिट्री फोर्स के रहे हों, CAPF के रहे हों तो आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और अपने राज्य में जो सेवा है सुरक्षा की उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। 28 जून को 9 सीट खाली हो रही है जबकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 1 सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में इन सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ये माना जा रहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और 28 जून से पहले सभी 10 सीट पर MLC का चुनाव कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। JDU से निशांत कुमार उम्मीदवार होंगे विधान परिषद का चुनाव बहुत जल्द और इसके तारीखों की घोषणा भी जल्द ही, जिसमें RLM से दीपक प्रकाश भी उम्मीदवार होंगे।
और अब आपको बताते हैं कि 28 जून को खाली हो रही सीट किस पार्टी की और किस नेता की है। तो सबसे ज्यादा जेडीयू कोटे की जो सीटें हैं उन सीटों को जरा समझिए। जेडीयू से 4 सीटें, गुलाम गौस, मुकुंद वर्मा, विष्णु सैनी और भगवान सिंह कुशवाहा। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें सम्राट चौधरी की सीट है और संजय मयूख की सीट है। आरजेडी से भी 2 सीट जो है वो खाली हो रही है, मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह। तो 10 सीट पर एमएलसी के चुनाव होने वाले, जिसके तारीख की घोषणा बहुत जल्द होगी। कांग्रेस से भी 1 सीट है समीर कुमार सिंह की, और 28 जून को ये सीट जो है वो खाली हो रही है। और ऐसे में देखिए, पहले से खाली सीट नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री जब वो थे और उसके बाद जब उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया, तो उसके बाद ये सीट 30 मार्च को ही खाली हो गई और ये भी एक सीट शामिल है जिस पर चयन होना है। तो ये जेडीयू की एक सीट नीतीश कुमार की जो खाली हुई है। और ऐसे में ये तमाम जो सीटें हम आपको जानकारी के तौर पर दे रहे हैं, ये 10 सीटों का योग बनता है और इस पर बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, जिस पर तारीख की घोषणा होगी। बड़ी खबर पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ और बक्सर से पूर्णिया जा रहा स्प्राइट लदा एक ट्रेलर ट्रक मिट्टी धंसने से सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर ट्रक का इंजन एक झटके में चेचिस से अलग होकर देखिए दूर जा गिरा। वहीं हादसे में ट्रेलर ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। 4 लेन पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग यहां इकट्ठा हुए और लोगों ने पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे हुए ड्राइवर को सकुशल केबिन से बाहर निकाला। घटना घट गया भैया, पूर्णिया के माल था और गाड़ी हम साइड में लगाए। 1-2 अपना यहाँ पे ड्राइवर भाई थे, सोचे कि चाय वो पी के उनके साथ भेंट करके चलते हैं। और जब तक चक्का जो है कि किनारे हो गया, किनारे होने की वजह से गाड़ी धीरे धीरे पलटी हो गई। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय गिरी। कहाँ से गाड़ी आ रही थी? बक्सर से आ रही है। और जाना कहाँ था? पूर्णिया बिहार। इसमें क्या लोड था? स्प्राइट